हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग जानेंगे सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्यों ज़रूरी हैं? देखिए, चूँकि मैंने आपसे ये कहा है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल बिगिनिंग से चलने वाली हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो बिगनिंग का मतलब ही होता है कि बेसिक चीज़ों को कभी इग्नोर ना किया जाए और बिल्कुल फूंक फूंक के कदम रखा जाए और हर माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, और ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो स्टूडेंट्स, इसी लिहाज से मैंने कुछ छोटी छोटी जो टर्म्स हैं और लेकिन इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आपके लिए इनकॉर्पोरेट करके लाया हूँ, और ये वीडियो आपको उन छोटे टर्म्स के बारे में बताएगा, और न सिर्फ बताएगा, आपके मेमोरी में फीड भी करने वाला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो बात सिंपल सी बात है वो ये है कि किसी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म की जब मैं बात करता हूँ तो अकाउंटिंग डेफिनेशन और अकाउंटिंग मीनिंग ही हमने आपको बतानी है। ओके, डिक्शनरी मीनिंग मैंने आपसे डिस्कस नहीं करना है। फिलहाल लीगल डेफिनेशन भी उसके होते हैं, वो भी हमने डिस्कस नहीं करना है। तो जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में सीए टाइप के कोर्सेज को, प्रोफेशनल कोर्सेज को करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा अभी इसी समय कि आप जब अकाउंटिंग टर्म्स लेंगे तो वो टर्म आपको आगे चल के कन्फ्यूज ना करे। इसलिए आपको अभी से इस बात पे फोकस करना होगा कि आप जो टर्म समझेंगे, अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग डेफिनेशन चाहिए, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको लीगल डेफिनेशन चाहिए, और तो और इकोनॉमिक्स में कुछ डेफिनेशन भी बदल जाती हैं, लेकिन डिक्शनरी मीनिंग आप लेंगे तो उसकी डिक्शनरी मीनिंग कुछ टर्म की डिफ्रेंशिएट कर सकती हैं। तो ऑलवेज कंसंट्रेट अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। सो यहाँ शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, और अकाउंटिंग डेफिनेशन, अकाउंटिंग टर्म्स की हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में आपका सबसे पहला है वो है एसेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स ये, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म को आप, जैसा कि यहाँ पे आप विजुअलाइज कर पा रहे होंगे कि कार बनी है हाथ में, बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंगें बनी हैं, ये भैया अपार्टमेंट है, यहाँ पे फर्नीचर है, या आपको दिख रहा होगा कि ये फर्नीचर की पिक्चर बनी हुई है। तो इससे क्लियर हो रहा होगा कि ये हमारी एसेट है। If you are the owner of that building or owner of that car and owner of that house or furniture, you would say that I am having certain type of assets. Okay, यही एसेट है क्या? हाँ जी, यही एसेट है, और आप इसके चक्कर में ना पड़ें कि इसकी क्या कम्प्लेक्सिटी, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं, इसकी डिटेलिंग बाद में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लें कि एसेट रेफर टू वैल्यूएबल रिसोर्सेस, टैंजिबल और इनटैंजिबल। तो आपको पता होना चाहिए कि टैंजिबल का मतलब क्या होता है और इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है। तो बेटा, टेंजिबल का मतलब ये है आपका, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, ये टेंजिबल है। ओके, दीज आर द टेंजिबल एसेट्स, जिसका कि फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसको हम लोग देख सकते हैं, विजन में रख सकते हैं, जिसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो आपका टेंजिबल है। लेकिन इनटेंजिबल अदृश्य होता है, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपी राइट्स एटसेट्रा, इस तरह की उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो एसेट रेफर टू वैल्यूएबल रिसोर्सेस कंट्रोल्ड बाय एंटरप्राइज विच कैरी फ्यूचर बेनिफिट्स सच एज कैश, फर्नीचर, मशीन, लैंड, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एटसेट्रा। तो मेरे ख्याल से एसेट्स का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। अब रही बात एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस का मतलब खर्च होता है, और हम लोग खर्च का मतलब समझते हैं। अब देखिए यहाँ कि आपने घर का किराया दिया, खर्च है, टेलीफोन का बिल दिया, खर्च है, सैलरी दी, खर्च है, जाहिर सी बात है, ट्रेवलिंग कन्वेंस, आप प्लेन से उड़ के गए, ट्रेन यूज किया आपने, तो ये दीज आर द एग्जाम्पल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पेन खरीदते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ करते हैं, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपेंस को हम लोग किस रूप में डिफाइन करें, तो यहाँ पे डेफिनेशन है, डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय वे ऑफ फर्स्ट आउटफ्लो ऑफ एसेट्स, सेकंड डिप्लेशन ऑफ एसेट्स। आउटफ्लो ऑफ एसेट्स मीन आपके यहाँ से एसेट जाएगा, डिप्लेशन ऑफ एसेट कहने का मतलब एसेट डिटेरियोरेट करेगा, which results in decrease in capital, or we can say that expenses are consideration। हम ये कह सकते हैं कि expenses क्या है? Expenses are consideration for value received in form of decrease in assets or increase in liability, such as rent paid। rent expense है, कैश डिक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये भी करना जरूरी है कि रेंट आपने नहीं दिया है,
ओके, रेंट ड्यू रह गई है आपकी, आपने मकान में जो रहना होता है आपने रह लिया है, आपने जो अपने बिजनेस प्रीमाइसेस हैं आपकी, आप उसमें ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हो, लेकिन आपने अभी तक रेंट दिया नहीं है, तो आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट होती है। इनकरेंस ऑफ लायबिलिटी या लायबिलिटी इंक्रीज करने की बात होती है। तो एक्सपेंसेस आर कंसिडरेशन फॉर वैल्यू रिसीव्ड, आपने वैल्यू रिसीव कर लिया है इन फॉर्म ऑफ डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका मतलब यह इंक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब कि आपने पेमेंट करना है, किया नहीं है तो भी खर्च होता है। लेकिन कॉमन मैन क्या समझते हैं कि भाई हमने किराया दिया ही नहीं तो खर्च हुआ कहाँ है, खर्च तो अभी हुआ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि मकान मालिक आपका किराया छोड़ने वाला नहीं है, वो किराया मांगेगा, तो आपकी लायबिलिटी है, ओके, खर्च भी है। तो एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं और यही वो चीज है जो आपको आगे चल के समझना है और मैं उसमें विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखते हैं कि लॉस, ये देखिए लॉस साहब का हुआ, इनका लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ है, तो लॉस को डिफाइन कैसे करेंगे? ये लॉसेस आर अनवांटेड इकोनॉमिक बर्डन इन फॉर्म ऑफ आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज व्हिच कांट बी रिकवर्ड। अब इनका पैसा तो गया गर्त में, अब ये इसे रिकवर नहीं कर सकते, ना ही इंश्योरेंस कंपनी इनके इस पैसे को वापस देने जा रही है। तो ओके, जैसे कि बैड डेट्स, आपने किसी को उधार दिया और वो पैसा आपको रिकवर नहीं हो पा रहा है, उनकी अकाल मृत्यु हो गई है जिनको आपने उधार दिया था, और उनके उत्तराधिकारियों से भी आप पैसे वसूल नहीं सकते। तो वैसी स्थिति में आपका उधार दिया हुआ जो डूबा, तो उसे बैड डेट्स कहेंगे। एंड बैड डेट्स क्या है? इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर। अब दूसरी बात है कि द अमाउंट विच कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर इज बैड डेट्स। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एटसेट्रा, कोई भी एक्सीडेंट से नुकसान हो जाए, आपके गुड्स की नुकसान हो जाए, आपके किसी एसेट का नुकसान हो जाए, ठीक है जी, जिसका कि इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो आपका लॉस है। तो लॉस का मतलब तो समझना बेहद आसान था। डेटर का मतलब क्या भैया? तो डेटर का मतलब आप देखिए इन साहब को, इस साहबजादे को देखिए, गौर से देखिए इस साहबजादे को, क्या ढूंढ रहे हैं ये, क्या ढो रहे हैं या क्या कैरी कर रहा है ये बंदा? ये डेट कैरी कर रहा है। तो डेट भी क्या है? उधार लेना। डेटर एक तरह से वो पर्सन है जो उधार ले जाता है, जिसे आप उधार देते हो। द पर्सन हु ओज मनी, जो पैसा उधार रखे है आपका, वो डेटर है। सच एज ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी, ए ने बी को उधार बेचा है, ठीक है, 10,000 1 लाख जो भी अमाउंट है, हियर बी इज डेटर। तो डेटर का मतलब द पर्सन हु ओज मनी। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, एज आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। अब रही बात ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि भाई मनी बना है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मनी से ही ड्राइंग का संबंध है, बिल्कुल नहीं। ड्राइंग्स कमोडिटी में भी हो सकती है। ड्राइंग्स का मतलब क्या है ये जानिए। द अमाउंट ड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम हिज बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड, कैश और काइंड के रूप में वो विड्रॉ करता है पैसा एट रेगुलर इंटरवल्स टू मीट हिज पर्सनल नीड्स, उसे हम लोग ड्राइंग समझते हैं। अब आपका बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, अपने बच्चे के स्कूल का फी आप उस पैसे से देते हैं जो बिजनेस का पैसा है। इट इज़ ड्राइंग। रेगुलर बेसिस पे आप खर्च करते हैं, रेगुलर बेसिस पे आप कोई मनी विड्रॉ करते हैं, कोई गुड्स विड्रॉ करते हैं, दैट इज विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बिजनेस फॉर मीटिंग पर्सनल एक्सपेंस, इट इज ड्राइंग। लेकिन आप जो अपने बिजनेस में पैसा लगाए थे और उसे आप विड्रॉ कर लेते हैं, एक मोटी रकम विड्रॉ कर लेते हैं साल 2 साल में कभी भी, ठीक है जी, या कभी लगा कि नहीं भाई कैपिटल एक्सीड कर रहा है हमारा यहाँ बिजनेस में, थोड़ा निकाल के अलग करो दूसरे काम में लगाएंगे, दैट इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। वो ड्राइंग्स नहीं है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटे, तो ये आपको अच्छे से समझना है। आगे चल करके आपको क्लास 12th में पार्टनरशिप में भी ये मिलेगा सुनने को कि विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉवल बोथ आर डिफरेंट। तो आप कहेंगे हैं ऐसा तो पहले बता ही नहीं गया कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल अलग होता है, ये कोई अलग बात तो बता ही नहीं गई थी। गलत नहीं, पहले ही बता देना चाहिए था। नहीं भैया, मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि ड्राइंग्स का मतलब यहाँ पर रेकरिंग नेचर का होता है और विड्रॉल ऑफ कैपिटल नॉन रेकरिंग नेचर का होता है कि आपका बिजनेस में पैसा लगा, ये कैपिटल है और उस कैपिटल को आप पुल आउट कर रहे हो, मतलब विड्रॉ कर रहे हो कैपिटल को, तो वो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, उसे हम लोग ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल भी कहते हैं। और जो ड्राइंग्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इस ड्राइंग का मतलब है ड्राइंग्स एज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब टैक्स देना, लायबिलिटी का मतलब लोन लेना, लायबिलिटी का मतलब उधार लेके आ जाना, बैंक से ओवरड्राफ्ट कर लेना, ये सारी चीजें लायबिलिटी हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो दोज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन व्हिच आर टू बी डिस्चार्ज इन फ्यूचर, वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जिसको हमें भविष्य में डिस्चार्ज करना है, सच एज
रेंट ड्यू बट नॉट पेड, हमने अभी अभी बात की थी इसकी, रेंट ड्यू है हमने लेकिन पे नहीं किया, इट इज लायबिलिटी, इसे हम लोग आउटस्टैंडिंग रेंट कहते हैं। दूसरा बैंक लोन, बैंक से लोन लिया, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी दो तरह की हो गई, इसे हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की कैटेगरी में आ सकता है, तो हम लोग उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इनकम, इनकम तो हम लोग जानते हैं, इनकम बहुत ही फेमस वर्ड है और बहुत ही लविंग वर्ड है, और आज के डेट में इनकम बहुत लोगों की कम हो गई है और बहुत लोगों की ज़ीरो हो गई है, बहुत लोग तो इनकम कर ही नहीं पा रहे हैं। तो भैया इनकम है क्या? आप जो चीज़ मेहनत करते हो, सींचते हो और फिर वो फल रूपी आपके पास आता है, तो वही आपका इनकम है। जाहिर सी बात है कि इनको इस काम में भी कॉस्ट लग रहा है। ओके, तो अब देखिए कि इनकम क्या है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट है सबसे पहली बात। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय वे ऑफ इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन अ रेगुलर बेसिस थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिनेमा हॉल टिकट बेचता है, इनकम है। व्यापारी गुड्स बेचता है, इनकम है। एजेंट कमीशन पाते हैं या पाने का उनका ड्यू हो जाता है कमीशन, कमीशन अर्न करता है एजेंट, उनका इनकम है। टीचर को सैलरी मिलती है स्कूल से, इनकम है। तो इनकम इकोनॉमिक बेनिफिट है। लेकिन अब भैया ऐसा तो नहीं है कि टीचर को सैलरी सिर्फ एक बार मिलती है, जो दुकानदार है वो सिर्फ एक ही बार साल भर में गुड्स बेचता है, कभी कभार बेच लिया 10-20 वर्षों में तो हो जा भैया, ऐसा तो नहीं है, रेगुलर बेसिस पे होता है। नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहां एक बार फिर से इसको देखिए कि इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड बाय वे ऑफ इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट्स या फिर डिक्रीज इन लायबिलिटी से भी होगा। ऑन अ रेगुलर बेसिस अगर होता है तो थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सच एज सेल ऑफ गुड्स बाय ट्रेडर, फी रिसीव्ड ऑफ प्रोफेशनल। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप फी रिसीव करते हो तो आपके लिए वो इनकम है, उसे आप प्रॉफिट नहीं कह देना। हाँ, दैट इज इनकम। प्रॉफिट और इनकम में डिफरेंस है माय डियर। मैंने ऐसा क्यों किया? रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट और इनकम को और गेन को एक तराजू में तोला जाता है, एक रखा जाता है। हालांकि तीनों भाई भाई हैं, ओके, तीनों का बाप है रेवेन्यू, 3 बेटे हुए, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं, हमें उन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। ओके, तो देखिए इनकम का मतलब क्या हुआ? अब ये रेवेन्यू रूपी बाप का एक बेटा है इनकम। अब इसके आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा गेन। आइए देखते, गेन मिला भैया, गेन, हाँ जी गेन है, ये रहा गेन। गेन क्या है? गेन्स आर कैजुअल इनकम, ये बार बार नहीं होता। अब आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में अखबार आती थी, आपने अखबार बेच दिया, तो क्या आप कहेंगे इनकम? नो, इट्स गेन। डिस्काउंट रिसीव करते हैं, वो इनकम नहीं है, गेन है, क्योंकि वो नॉर्मल ऑपरेशनल एक्टिविटीज से अटैच है। लेकिन आप उसके लिए बिजनेस नहीं एस्टैब्लिश किए थे, आपने बिजनेस डिस्काउंट रिसीव करने के लिए बिजनेस नहीं किया था। बैड डेट्स की रिकवरी हो गई, अभी अभी मैंने बैड डेट्स बात की थी, ठीक है। और कोई भी बैड डेट जिसे आप लॉस मान चुके थे, नहीं मिलने वाला मान चुके थे, वो रिकवर हो गया, तो क्या वो इनकम है? नो, इट इज गेन। आपको कैजुअल कमीशन मिल जाता है, दैट इज gain. So gains are also income, but they are casual. ये भी रेवेन्यू का ही एक सहोदर भाई है, रेवेन्यू का बेटा है कि भाई है, ये इनकम का भाई है, समझे भाई साहब? मैंने जानबूझ के वैसा किया। गेन्स आर कैजुअल इनकम्स सच एज अ बेनिफिट्स और एडवांटेज डिराइव्ड फ्रॉम द बिजनेस रिसोर्सेस which is not the main purpose of business. यहां ध्यान देंगे गेन के बारे में, और मैंने इसके लिए कोई तस्वीर नहीं बनाई है। रीजन इज दैट क्योंकि ये भी उसी से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है भैया? तो इनकम से। अब रही बात तीसरी, ये तीसरा भाई है, ओके, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी बहुत सिंपल सा टर्म है, इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम एंड गेन। ये दोनों भाइयों का जोड़ दिया, इनकम को और गेन को, दोनों भाइयों को जोड़ दीजिए, इनकम भाई, गेन भाई, दोनों भाई जुट गए, ओके। अब उसके बाद क्या होता है कि ऑफ द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम्स एंड गेन्स ओवर होना चाहिए, ओवर द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हियर इज सम करेक्शन एंड द करेक्शन इज रिक्वायर्ड, आई थिंक द टीम वुड कंसिडर इट, व्हाट आई एम सेइंग, just consider it. This one
it is the excess of incomes and gains over, not of, here over word would be used. It is the excess of incomes and gains over the expenses and losses. expenses भी और losses भी, expenses और losses को आपको लेना है, expenses और losses को आपको घटा देना है, किससे? इनकम से, इनकम और गेन, इन दोनों को लेना है, उसमें से एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस कर देना है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, टोटल परचेजेज ऑफ गुड्स 10 लाख, एक्सपेंसेस इनकर्ड 5 लाख एंड टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 17 लाख. 17 लाख की सेल हुई है, देन प्रॉफिट वुड बी ऑफ ₹2 लाख. हाउ इट बिकम्स? 17 लाख की आपने की है बिक्री, सेल 17 लाख, ओके 17 लाख की आपने की है सेल्स, माइनस करेंगे उसमें आपने जो परचेज करा था वो कितने का करा था साहब? आपने परचेज करा था 10 लाख का और 5 लाख का आपने कॉस्ट और इनकर्ड किया, तो 10 + 5 ये आपका यही हुआ एक्सपेंस और ये है इनकम, इनकम माइनस एक्सपेंसेस. ठीक है, इनकम एंड गेन, तो यहाँ गेन तो कुछ है ही नहीं, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 2. सो दीज वर दी एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट में आप कंफ्यूज ना करें, आप इनकम में कंफ्यूज ना करें, गेन में कंफ्यूज ना करें. तो दोस्तों अब एक और वर्ड है हमारे सामने जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली वर्ड है. आप एक बार पुनः इधर ध्यान दें, इनको भाई साहब को देखें और इधर जो हैंड है वो हैंड है क्रेडिटर का. क्रेडिटर इज गिवर एंड डेटर इज रिसीवर. ओके, इन्होंने उधार दिया है, ये गुड्स है सर्टेन डॉलर का जो कि इन्होंने दिया है और इन्होंने रिसीव किया है रोते रोते. ठीक है, इनके ऊपर एक वैसे भी फाइनेंशियल बर्डन आने वाला है क्योंकि इनकी लायबिलिटी बढ़ने वाली है, इनकी लायबिलिटी बढ़ने वाली है, लेकिन ये क्रेडिटर है. तो क्रेडिटर है कौन? हु इज कॉल्ड क्रेडिटर? द पर्सन टू हुम मनी इज ओड. फॉर एग्जाम्पल, ए सोल्ड गुड्स, यहाँ ए है, टू बी ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1 लाख, हियर ए इज द क्रेडिटर. तो क्रेडिटर वर्ड तो बहुत सिंपल है, आप लोग कई दफ़ा इसको कर चुके होंगे, जानते होंगे. कैपिटल का मतलब क्या है वो ज़रा देखिएगा. आपने पूरे ट्रॉली में भर के करेंसी को बिजनेस में लगाया है. द अमाउंट विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर फ्रॉम हिज ओन रिसोर्सेस इनटू हिज ओन बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कैश और काइंड, उसमें लगाया है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग कैश ऑफ ₹5 लाख एंड फर्नीचर फॉर ₹2 लाख. यानी कि एसेट, एसेट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, एनी ऑफ द काइंड इट मे बी. तो कैश और काइंड जो भी लगाया जाता है बिजनेस में, प्रोप्राइटर का पैसा बिजनेस में लगा है, मनी, या फिर उसका कोई एसेट लगा हो, कोई रिसोर्स लगा हो, लेकिन रिसोर्स होना किसका चाहिए? प्रोप्राइटर का ही रिसोर्स होना चाहिए और प्रोप्राइटर के लगाए गए उस रिसोर्स को हम लोग कैपिटल कहते हैं. तो मेरे ख्याल से कैपिटल का मतलब भी आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स. तो अभी कहना ये है कि अभी जो आपने देखा है यहाँ पे कि क्रेडिटर, एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ आपको सबको, टोटल चीज़ों को मैं रिकॉल कर देता हूँ. यहाँ पे शुरू से आ जाइए, शुरू से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात हो रही थी. एसेट्स पे हमने बात किया, वैल्यूएबल रिसोर्स कहा मैंने इसको. ठीक है, टैंजिबल और इनटैंजिबल भी वर्ड बात की, खर्च की बात की, खर्च का ये आप विजुअलाइज कर लीजिए. ठीक है जी. उसके बाद फिर मैंने लॉस की बात की थी. ये देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लॉस का मतलब होता है क्या है? अनवांटेड इकोनॉमिक बर्डन विच कांट बी रिकवर्ड. ठीक है. उसके बाद डेटर का मतलब ये देखिए, आप हैं डेटर, डेट ढोने वाला डेटर. ओके. उसके बाद ड्राइंग, आप अपने बिजनेस से पुल आउट करते हो पैसा रेगुलर बेसिस पे. ड्राइंग्स. लायबिलिटी का मतलब क्या है भैया? आपको इनकम टैक्स चुकाना है, सेल्स टैक्स चुकाना है, या फिर जीएसटी चुकाना है, लोन चुकाना है, ओवरड्राफ्ट आपने कर लिया है, उधार सामान खरीद के ले आए हो घर पे. ठीक है, दीज आर लायबिलिटीज़. इनकम क्या है? तो मैंने इनकम बताया आपको कि इनकम रेवेन्यू है. ठीक है, और रेवेन्यू का पहला पुत्र का नाम इनकम, दूसरे पुत्र का नाम गेन और तीसरे पुत्र का नाम प्रॉफिट. लेकिन ये जो प्रॉफिट एक्चुअली है, दरअसल ये रेवेन्यू का पोता है. क्यों? कि इन लोग दोनों जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, इनका जन्म नहीं होगा. इनकम और गेन, या सिर्फ इनकम चाहिए तब प्रॉफिट होगा. ये कंपैरिजन पे पैदा होता है.
ठीक है। प्रॉफिट, creditor, the person who owes money is creditor. Or last but not least, we will also talk further about some interesting basic terms, and in the next session we will discuss capital का मतलब मैंने आपको बताया कि आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगाते हो वो कैपिटल है। अब मनी लगा रहे हो कि एसेट लगा रहे हो, इट डजेंट मैटर, बोथ विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये सेशन जरूर समझ में आया होगा, आपको सारी बेसिक टर्म्स बिल्कुल याद हो गई होंगी, और नेक्स्ट मैं आपके लिए फिर से लाने जा रहा हूँ सम इंटरेस्टिंग बेसिक टर्म्स वंस अगेन। सो वेट टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।